हाँ, तो ये चैप्टर 2 है अभी हम लोगों का, जो बुक में लेसन 2 दिया हुआ है। चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली कितने टाइप के कंपनीज होते हैं। तो जो कि है, देखो, कंपनी क्या होता है वो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं लेसन 1 में। तो अभी ये पढ़ना है कंपनी कितने टाइप का होता है, मतलब क्लासिफिकेशन क्या है कंपनी का। क्लासिफिकेशन क्या है कंपनी का। तो कंपनी को ना बहुत टाइप से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे कंपनी दो टाइप का है। इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे कंपनी दो टाइप का है, एक स्टैट्यूटरी कंपनी, एक रजिस्टर्ड कंपनी। देखो, हम लोग नॉर्मली एक ही चीज जानते हैं कि जो भी कंपनी को रजिस्टर करना है उसको हम लोग कंपनीज एक्ट में ही रजिस्टर कर सकते हैं। हम लोग एक ही चीज जानते हैं कि जब भी कोई कंपनी रजिस्टर होता है तो कंपनीज एक्ट 2013 में जाके रजिस्टर हो जाता है। पर वो सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनीज जाके रजिस्टर होते हैं कंपनीज एक्ट 2013 में। पर जो स्टैट्यूटरी कंपनीज होता है वो कौन वो किस में जाके रजिस्टर होता है, उसके लिए एक स्पेशल एक्ट निकला है। ये स्पेशल एक्ट कहां पर निकला है, ये एक्ट किसका है, पार्लियामेंट का एक्ट है। पार्लियामेंट का या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का। तो जो रजिस्टर्ड कंपनीज होता है वो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर होता है। पर जो स्टैट्यूटरी कंपनीज होते हैं वो पार्लियामेंट का स्पेशल एक्ट में जाके रजिस्टर होता है। पार्लियामेंट बोलो या स्टेट लेजिस्लेचर बोलो, इन कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई नहीं होता है। डू नॉट अप्लाई कंपनीज एक्ट 2013। इसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है। इस तरीके के कौन सा कंपनी है जो इस तरीके का कंपनी है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं आरबीआई, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, और हम लोग बोल सकते हैं ठीक है, इतना काफी। तो बेसिकली दो, आरबीआई जो है, एलआईसी जो है, एलआईसी का भी शेयर्स निकलता है, एलआईसी भी अपना शेयर्स निकालता है, आरबीआई के भी शेयर्स होते हैं। तो बेसिकली ये जो सारे कंपनीज हैं ये कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो नहीं कर रहा होता है। ये लोग अपना एक स्पेशल एक्ट के थ्रू होता है। तो ये इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से कंपनी सिर्फ दो टाइप का है। पर अब अगर ये पूछ ले कि लाइबिलिटी के हिसाब से कंपनी कितने टाइप का है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी के हिसाब से कंपनी तीन टाइप का है। याद रखना, पहला है अनलिमिटेड कंपनीज, दूसरा है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, और थर्ड है हम लोगों का कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। तो ये तीन टाइप का है। लाइबिलिटी के हिसाब से बोला जाए तो तीन है। अनलिमिटेड कंपनी किसको कहते हैं, जिस कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उसका जो लाइबिलिटी होता है, उधार होता है, वो अनलिमिटेड होता है। मतलब अगर कंपनी कभी भी वाइंड अप हुआ, बंद हुआ, और सोचो हम शेयर्स खरीद के रखे हैं 5 लाख का, और कंपनी जब बंद हुआ तो बाहर देना है 8 लाख रुपया, तो भले मेरा शेयर्स 5 लाख का है फिर भी बाहर देना है 8 लाख, तो मेरे को 8 लाख रुपया ही देना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि हम तो सिर्फ 5 लाख का शेयर्स खरीदे हैं तो मेरा लाइबिलिटी सिर्फ 5 लाख तक का है, ऐसे नहीं बोल सकते। अनलिमिटेड कंपनी जो होता है उसमें मेरा शेयर्स कितना भी हो, कंपनी का अगर बुरा वक्त आया है, कंपनी बंद हो रहा है और देना बहुत ज्यादा है, क्रेडिटर्स बहुत ज्यादा है कंपनीज के, तो मुझे अपना
मुझे कैसे भी लाके कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। ये होता है अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? हम शुरू में ही जब कंपनी का सारा चीज बन रहा होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सब मतलब कंपनी का अपना एमओए होता है, एओए होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सब एक तरीके का अग्रीमेंट होता है। ये सब जो अग्रीमेंट होता है ये कंपनी एकदम स्टार्टिंग में बनाता है। कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो रहा होता है, बन रहा होता है, तभी ये सब तैयार कर लिया जाता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि मेरे कंपनी का यही रूल है, हम उसमें लिख देते हैं। तो जो भी शेयर होल्डर मेरे कंपनी का शेयर खरीदता है, उसको पता होता है कि इस कंपनी का ये रूल है। वो एमओए पूरा पढ़ लेता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पूरा पढ़ लेता है। तो सोचो, हम जब उस कंपनी के शेयर होल्डर बन रहे थे या मेंबर बन रहे थे, तब उसमें ऐसा लिखाए थे कि मेरा हम गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी कल को डूब रहा होगा, वाइंड अप हो रहा होगा, तो हम 5 लाख रुपया अपनी तरफ से देंगे। ये हम गारंटी दी, ये एमओए में रिकॉर्ड हो गया। अब कल को कंपनी वाइंड अप हुआ, मतलब बंद होने लगा, तो हम मेरे से बोला जाएगा कि भाई तुम बोली थी कि तुम जिस दिन कंपनी वाइंड अप होगा तुम 5 लाख रुपया दोगी, तुम गारंटी दी थी, तो तुमको ये 5 लाख अभी देना होगा और हमको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम गारंटी दिए थे। तो ये होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है? जिसमें हम जितना का शेयर्स खरीदे हैं, मेरा सिर्फ उतना ही जिम्मेदारी है। अगर हम 5 लाख का शेयर्स खरीदे हैं और कल को कंपनी डूब रहा है या फिर बंद हो रहा है, तो हम सिर्फ 5 लाख तक का ही जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि हम शेयर्स खरीदे थे सिर्फ 5 लाख तक का। तो ये कब होगा? ये है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। इसके बाद तीसरा है अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनी। इसका एज सच कोई नाम नहीं है, बट ऐसे ही सिर्फ लिखा गया है। तो अगर पूछेगा व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनीज, या अदर देन इनकॉर्पोरेशन और लाइबिलिटी, इनकॉर्पोरेशन और लाइबिलिटी को छोड़कर और कौन से टाइप का क्लासिफिकेशन है, तो बोलेंगे अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनीज। अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनीज में कौन आता है? पहला है सेक्शन 8 कंपनीज। ये सेक्शन 8 कंपनीज क्या होता है? सेक्शन 8 कंपनीज होता है जितना भी चैरिटेबल कंपनी होता है, जितना भी कंपनी खोला जाता है सिर्फ चैरिटी करने के लिए, उन सारे कंपनीज को सेक्शन 8 कंपनीज कहते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये किसी पर्पस से बनाया जाता है। जैसे कि हम लोग स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम एक स्पोर्ट्स के लिए एक कंपनी बना देंगे। जितना भी हम उसमें डोनेशन लेंगे, या वो कंपनी जितना भी डोनेशन करेगा, वो सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए करेगा और किसी चीज के लिए नहीं। अगर हम वृद्धाश्रम में डोनेट करने के, चैरिटी के लिए किए हैं, टेम्पल के लिए किए हैं, कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए किए हैं, एडुकेशन के लिए किए हैं, रिसर्च के लिए किए हैं, जो टॉपिक के लिए हम चैरिटेबल कंपनी खोले हैं, वही टॉपिक के लिए उसमें सिर्फ काम होना चाहिए। अगर उसमें उस टॉपिक को छोड़कर कुछ और, जैसे हम स्पोर्ट्स के लिए बनाए पर हम उसमें कभी कभी एडुकेशन को सपोर्ट कर देते हैं, तो ये नहीं चलेगा। हमको दोनों को करना है तो स्पोर्ट्स और एडुकेशन दोनों डाल सकते हैं, चलेगा। पर अगर हम मेंशन किए हैं सारे एमओए ये सब में, अग्रीमेंट्स में, कि स्पोर्ट्स को ये कंपनी प्रमोट करेगा, तो हम एडुकेशन या रिसर्च में नहीं जा सकते या पर्सनल प्रॉफिट नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ में भी हम पकड़ाएं, तो आरओसी के पास ये राइट होता है कि वो मेरे से चैरिटेबल कंपनी होने का राइट छीन ले और मेरे को प्राइवेट कंपनी या कोई और पब्लिक कंपनी या ऊपर जितना सारा कंपनी पढ़े हैं वो सब बना देगा। वो मेरे को हो सकता है मेरा चैरिटेबल कंपनी होने का राइट छीन ले। दूसरा है गवर्नमेंट कंपनी। ये बहुत नॉर्मल बात है, लोगों को लगता है पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी सेम चीज होता है, पर ये बिल्कुल भी सेम चीज नहीं होता है। पब्लिक कंपनी वो कंपनी को कहते हैं जिसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। वो एक पर्टिकुलर, जैसे आज अंबानी का रिलायंस है, तो अंबानी का कंपनी कोई गवर्नमेंट का कंपनी नहीं है, पर अंबानी का जो कंपनी है रिलायंस, उसका शेयर्स हम भी खरीद सकते हैं, तुम भी खरीद सकती हो और कोई भी खरीद सकता है। तो
वो है एक पर्टिकुलर आदमी का, पर उसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, उसको कहते हैं पब्लिक कंपनी। और गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर आदमी का नहीं होता है, वो गवर्नमेंट का होता है। और दूसरा बात, एक ऐसा कंपनी जिसमें एटलीस्ट 51% गवर्नमेंट शेयर्स खरीद लेता है। जैसे सोचो एक कंपनी है जिसमें 51% शेयर्स कंपनी ही खरीद गवर्नमेंट ही खरीद लिया है, तब वो बन जाता है गवर्नमेंट कंपनी। जैसे किसी भी जगह का सोचो, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया है, इसका 51% कितना होगा? 5100 शेयर्स। तो पूरा 5100 शेयर्स अकेले गवर्नमेंट ही खरीद लिया है, बाकी 4900 शेयर्स अलग अलग पब्लिक खरीदा है। तो अकेले 51% गवर्नमेंट के पास है, तो वो कंपनी बन जाएगा गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी यही होता है कि जिस कंपनी में एटलीस्ट 51% गवर्नमेंट खरीद लेता है। अब वो गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी, या किसी भी तरीके का जो हम लोग गवर्नमेंट सुनते हैं, वो अगर उसमें खरीद लेगा। पार्टली भी हो सकता है, पार्टली स्टेट गवर्नमेंट ने खरीदा है, पार्टली स्टेट गवर्नमेंट ने खरीदा है, सेंट्रल और स्टेट जैसे भी खरीदा है, गवर्नमेंट ने अगर एटलीस्ट 51% खरीद लिया है, तो वो बन जाता है गवर्नमेंट कंपनी। तीसरा है हम लोगों का फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी तो हम सब जानते हैं, जो बाहर की कंपनी होती है। फॉरेन कंपनी उसको कहते हैं जो आउटसाइड इंडिया बिजनेस कर रही होती है। जो आउटसाइड इंडिया होता है, क्या आउटसाइड इंडिया होता है उसका? उसका प्लेस ऑफ बिजनेस, उसका जो बिजनेस है वो बाहर का है, बट वो इंडिया में भी काम कर रही है, कंपनी है बाहर का। जैसे आज अगर बात करें मैकडी, मैकडी फॉरेन कंपनी है, क्योंकि कंपनी है बाहर का, इंडिया में अपना आउटलेट खोलकर सामान बेच रहा है, बट कंपनी बाहर का है, तो इसलिए मैकडी इज अ फॉरेन कंपनी। नेक्स्ट हम लोग कौन सा सुनते हैं? होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। तो फोर्थ कंपनी है होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। ये क्या होता है? सोचो, ए नाम का एक कंपनी है, उसने अपना शेयर इशू किया है 10,000। एक दूसरा बी कंपनी है जो इस कंपनी का 51% शेयर खरीद लिया है, कम से कम 51 से ज्यादा भी खरीद सकता है, एटलीस्ट 51 खरीदना होगा। अगर यही इसका अकेले 5100 शेयर खरीद लिया है, मतलब ये उस कंपनी का होल्डिंग बन जाएगा, मतलब बी कंपनी बन जाएगा होल्डिंग कंपनी और ए कंपनी बन जाएगा सब्सिडियरी कंपनी। तो इससे क्या होता है, जो होल्डिंग कंपनी होता है और सब्सिडियरी कंपनी, एक्चुअली आम आदमी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मतलब हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किसका होल्डिंग है, कौन किसका सब्सिडियरी है। उन लोगों को आपस में फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? सारा बिजनेस वैसे ही होगा जैसे होता है, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बी कंपनी के लोग भी घुस जाएंगे, ये लोग का भी डिसीजन मेकिंग चलने लगेगा ए कंपनी में। सब्सिडियरी कंपनी जो भी प्रॉफिट करेगा उसमें बी कंपनी अपना हिस्सा ले लेगा। ये सब्सिडियरी कंपनी जब भी सारा अकाउंटिंग का काम कौन संभालने लगेगा? बी कंपनी। मतलब सारा काम होल्डिंग कंपनी करने लगेगा, सब्सिडियरी कंपनी सिर्फ बिजनेस करेगा, बाकी उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, ऑडिट कराना, जितना भी टैक्स भरना है, जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब होल्डिंग कंपनी का। और ये सब के बदले वो अपना प्रॉफिट में भी शेयर ले लेगा, पर होल्डिंग का कोई भी चीज ए कंपनी को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब्सिडियरी है, ये होल्डिंग है। तो इसको कहते हैं होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फिफ्थ कंपनी कौन सा है? फिफ्थ कंपनी होता है जॉइंट वेंचर कंपनी। ये फिफ्थ कंपनी है। अभी तक हम लोग अदर फॉर्म्स में 4 पढ़े। सेक्शन 8 कंपनीज, जिसको चैरिटेबल बोल रहे हैं। सेकेंड बोले थे गवर्नमेंट कंपनी, जिसमें किसी भी कंपनी में अगर एटलीस्ट 51% गवर्नमेंट खरीद लेगा तो वो बन जाएगा गवर्नमेंट कंपनी। थर्ड बोले थे फॉरेन कंपनी, जो होता बाहर का है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस भी बाहर का होता है, सिर्फ अपना इंडिया में ऑपरेट कर रहा होता है।
फोर्थ हम लोग पढ़े होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। एक कंपनी जब दूसरे कंपनी का एटलीस्ट 51% शेयर्स खरीद लेता है तो वो उसका होल्डिंग बन जाता है, और जिसका खरीदा गया है वो सब्सिडियरी बन जाता है। फिफ्थ कंपनी है हम लोगों का जॉइंट वेंचर कंपनी। तो जॉइंट वेंचर कंपनी क्या है? जॉइंट वेंचर कंपनी को हम लोग एसोसिएटेड कंपनीज भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है एसोसिएटेड कंपनीज। तो ये दोनों कंपनी सेम चीज को ही बोलते हैं। ये क्या होता है, जो दो कंपनी एक दूसरे से रिलेटेड है। अभी कैसे रिलेटेड है, ये लोग सब्सिडियरी और होल्डिंग नहीं है, पर किसी रीजन से दोनों का एक अग्रीमेंट है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं मारुति और सुजुकी दोनों का जॉइंट वेंचर है। मतलब मारुति इंडिया का कंपनी है, सुजुकी जापान का कंपनी है, दोनों साथ में बिजनेस कर रहे हैं। सोचो, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, सोचो मारुति कार बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, पर इसको सारा पार्ट्स जो है वो सुजुकी सप्लाई करता है, पर इसके पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई फैक्ट्री नहीं है। इसके पास पार्ट्स है पर फैक्ट्री नहीं है, इसके पास फैक्ट्री है पर पार्ट्स नहीं। तो दोनों एक साथ जॉइंट वेंचर कर लेगा, बोलेगा तुम मेरे को पार्ट्स देना, हम मैन्युफैक्चर करके तुमको उसी दाम में दे देंगे, कोई प्रॉफिट तुम्हारे साथ कोई प्रॉफिट नहीं रखेंगे, हम और तुम सेम है। तो इसको कहते हैं जॉइंट कंपनी, जॉइंट वेंचर मतलब एसोसिएटेड। एसोसिएटेड का मतलब ही होता है रिलेटेड। तो रिलेटेड कंपनीज एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहां तक हुआ। इसके बाद सिक्स्थ टाइप का कंपनी है इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें, हाँ तो हम बता रहे थे जॉइंट वेंचर में क्या होता है। जॉइंट वेंचर में एटलीस्ट 20% दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर सकता है। मारुति भी सुजुकी को 20% कंट्रोल कर सकता है और सुजुकी भी मारुति को 20% कंट्रोल कर सकता है। जॉइंट वेंचर कंपनी में एक दूसरे के ऊपर 20% का राइट होता है, कंट्रोलिंग राइट्स। इन्वेस्टमेंट कंपनी होता है जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर सकता है, करता है। किस चीज में इन्वेस्ट करता है, शेयर्स में, डिवेंचर में, एसेट में इन्वेस्ट करता है, तो वो बन जाता है इन्वेस्टर कंपनी। सेवेंथ है हम लोगों का प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें, अच्छा ये जो सारा ही है ये कंपनीज एक्ट के अंदर ही है। अब प्रोड्यूसर है मतलब हम क्या चीज में क्या करते हैं, प्रोड्यूसर कंपनी है मतलब हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस से यहाँ पे मतलब है हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, कुछ भी नया बनाना इज प्रोड्यूसर कंपनी। या फिर मार्केटिंग, सेलिंग, एक्सपोर्ट करना, कुछ चीज प्रिजर्व करते हैं, मीट ये सब प्रिजर्व होता है आइस में रख के। फिर सोचो कि हम पैकेजिंग करते हैं, इस तरीके का सारा काम प्रोड्यूसर कंपनी करता है, जिसको प्रोड्यूसर कंपनी कहते हैं। वो इस तरीके का काम करता है। तो और भी बहुत सारा चीज है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का 8 निधि कंपनीज। निधि कंपनीज क्यों बना है, सिंपल भाषा में निधि कंपनी बना था मतलब म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। म्यूचुअल बेनिफिट के लिए हम लोग निधि कंपनी बनाते हैं। ये सिंपल सा बात है। निधि कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर। मतलब ये कोई बैंक नहीं है, इसको हम लोग बैंक नहीं बोल सकते हैं, बट ये हम लोगों का हेल्प करता है। किस सेक्शन में रजिस्टर्ड रहता है, 406 में। याद रखना होगा निधि कंपनी 406 का है, और इसका मेन काम ही क्या होता है, अपना शेयर होल्डर लोग को लोन देना। इसका काम क्या है, क्यों बनाते हैं, फॉर लेंडिंग टू द मेंबर्स। जो जो इस कंपनी का पार्ट बन जाता है, जो जो इस कंपनी का शेयर्स खरीदता है, वो मेंबर बन जाता है। अब सोचो हम और तुम एक निधि कंपनी का शेयर्स खरीद लिए हैं, तो हम लोग दोनों इसके मेंबर बन गए हैं।
अब कभी कल को हम लोगों को लोन चाहिए होगा तो निधि कंपनी से हम लोग को इजिली लोन मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग इस कंपनी के मेंबर हैं। पर ये कोई बैंक नहीं है, इसमें और बैंक का और कोई एक्टिविटी नहीं होता, इसमें सेविंग अकाउंट नहीं होता, फिक्स डिपॉजिट नहीं होता, चेक का कोई काम नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का लेंडिंग का काम करता है मेंबर्स को। इस तरीके का जो कंपनी होता है, इस तरीके का जो फंड होता है, उन फंड्स को हम लोग कहते हैं परमानेंट फंड। कंपनी के अंदर एक परमानेंट फंड होता है जिससे हम लोगों को ये लोन मिल जाता है। कुछ टाइम इसको बेनिफिट फंड भी कहते हैं, बेनिफिट फंड भी कहते हैं, कुछ लोग इसे म्यूचुअल बेनिफिट फंड भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये सारा है। ये कंपनी में जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑपरेट होता है वो निधि रूल्स 2014 से ऑपरेट होता है। ये कौन बनाया था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ये इससे बना था। ठीक है। अब हम लोग का एक नाइन्थ कंपनी है जिसको हम लोग कहते हैं डोरमेंट कंपनीज। डोरमेंट कंपनीज। तो डोरमेंट कंपनीज क्या होता है? बेसिकली सोचो, हम लोग अभी एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम लोग अभी एक काम कर रहे हैं, जिस काम में हम लोगों को पता है फ्यूचर में, मतलब आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद, कभी भी फ्यूचर में हम लोगों को एक कंपनी का जरूरत पड़ेगा, एक दूसरे कंपनी का जरूरत पड़ेगा। तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं? उस फ्यूचर के लिए अभी से कंपनी बनाकर रख देते हैं। जैसे सोचो, हम लोग अभी एक काम कर रहे हैं, बिजनेस खोल रहे हैं, तो हम लोग को पता है कि फ्यूचर में और 4 आदमी लगेगा, तो हम लोग अभी से उस 4 आदमी से बात करके रखते हैं कि फ्यूचर में जब भी अचानक से फोन करे तो वो आ जाए। वैसे ही कंपनी के केस में हमको पता है कि हमको फ्यूचर में कंपनी का जरूरत पड़ेगा, तो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए मेरे को पता है कि हमको एक कंपनी का रिक्वायरमेंट आएगा, तो हम क्या करेंगे? अभी से ही एक कंपनी बनाकर रख देंगे। 5 साल बाद जब मेरे को किसी कंपनी का जरूरत पड़ेगा तो हम अपने उसी कंपनी को ले लेंगे। तो ये जो 5 साल तक बस उसको कंपनी बनाकर रख दिए हैं, उस 5 साल तक उसको डोरमेंट कंपनीज बोलेंगे। जरूरी नहीं है 5 साल, 3 साल, 2 साल, 4 साल, कितना भी साल, पर हम लोग एक कंपनी बनाकर रख दिए हैं। जब तक उसका कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है, ऐसे ही बना के पड़ा हुआ है, उसको कहते हैं डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी के लिए किसी भी तरीके का फिनेंशियल स्टेटमेंट ये सब नहीं बनाना पड़ता है, किसी भी तरीके का फिनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करना पड़ेगा, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी इसके लिए हम लोगों को नहीं करना पड़ेगा। ये ऐसे बना के बस रख देते हैं। 10 है हम लोगों का नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज। इसका एग्जाम्पल है अपना मुथूट फिनेंस। जो मुथूट फिनेंस है या बजाज फिंसर है, ये सब कंपनीज है। ये कंपनी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये ऑलमोस्ट निधि कंपनी जैसा ही है, पर निधि कंपनी नहीं है। क्या डिफरेंस है? निधि कंपनी भी क्यों बना है? सिर्फ अपने ही मेंबर को लोन देने के लिए। निधि कंपनी का और कोई काम नहीं है। हम लोग एक फंड बनाते हैं। तुम बोलोगी अलग से फंड बनाने के लिए कंपनी खोलने का क्या जरूरत है? जब करोड़ों का फंड रहता है ना, सोचो मेरा खुद का जो बिजनेस है उसका खुद का फंड होगा। अब हम लोन के लिए फ्यूचर में इतने सारे मेंबर होते हैं, मेंबर एक दो नहीं होते हैं, बहुत बहुत मेंबर होते हैं, सबके लिए हम एक फंड बनाए कि कभी किसी मेंबर को लोन का जरूरत पड़ेगा तो हम दे देंगे। तो मेरे खुद के बिजनेस में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक अलग से कंपनी बना देते हैं, निधि कंपनी, जिसमें जो सिर्फ लोन देने का काम करता है पर अपने ही मेंबर को। वैसे ही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, ये कंपनी भी सिर्फ और सिर्फ लोन देने के लिए बनाया जाता है। पर ये कंपनी सिर्फ अपने ही मेंबर को लोन नहीं देता है, ये किसी को भी लोन देता है, तुमको मेरे को किसी को भी लोन दे देगा। पर हम लोग को बदले में कुछ मॉर्गेज रखना होगा।
सोचो हमको 50 लाख का जरूरत है, तो हम अपना सारा गोल्ड जाके मुथूट फिनेंस में दे देंगे और मुथूट फिनेंस उस गोल्ड को अपने पास रखा रहेगा। सोचो हम 5 साल के लिए लोन लिए हैं, तो गोल्ड वहां पे रखा रहेगा, हम जाके उससे लोन ले लेंगे, 5 साल बाद इंटरेस्ट के साथ पे ऑफ कर देंगे, जो नियम है। अब कोई आदमी बोलेगा कि इसके लिए आपको मुथूट फिनेंस में जाने का क्या जरूरत है, बैंक से लोन ले लीजिए। तो मुथूट फिनेंस ये सब डिटेल में हम नहीं घुस रहे हैं। मुथूट फिनेंस ये सब जो होता है वो सब काफी बेनिफिट्स देता है लोन लेने पे, जो नॉर्मल बैंक नहीं देते। फिर नॉर्मल बैंक से लोन लेने में बहुत समय लग जाता है, इतना इजिली लोन नहीं मिलता है, बहुत फॉर्मेलिटीज है। मुथूट फिनेंस ये सब बना ही है लोन देने के लिए, तो बहुत फटाफट लोन दे देता है। जैसे हम लोग नाबार्ड सुने होंगे छोटे में कभी, जो नाबार्ड होता है ये सिर्फ और सिर्फ फार्मर लोग को एग्रीकल्चर के लिए लोन देता है। तो तुम बोलोगे फार्मर लोग को नाबार्ड में जाने का क्या है, नॉर्मल बैंक से जाके लोन ले ले। नॉर्मल बैंक फार्मर लोग को लोन देगा ही नहीं, देना तो चाहिए पर इतना टाइम लगा देगा फार्मर लोग को लोन देने में कि बहुत समय चला जाएगा। इसलिए अलग से एग्रीकल्चर के काम के लिए नाबार्ड नाम का बैंक बनाया गया है कि किसी भी फार्मर को एग्रीकल्चर पर्पज के लिए लोन चाहिए तो नाबार्ड भी जाओ। वैसे ही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बना है, किसी भी आदमी को लोन चाहिए, कुछ गिरवी रख के मॉर्गेज रख के, तो सीधे इनके पास चल जाइए, सीधे लोन दे देंगे। 11th कंपनी है हम लोगों का लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी क्या होता है हम सबको पता है। लिस्टेड कंपनी वो होता है जो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, जैसे एनएससी में हो सकता है, बीएससी में हो सकता है, कुछ फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज में भी होता है, जैसे न्यूयॉर्क एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। वैसे कहीं पे भी कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं लिस्टेड कंपनी। पर लिस्टेड कंपनी होने का कुछ कंडीशन है। हम कब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जाके लिस्टेड हो सकते हैं, कब अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं, जब मेरा पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड, मेरा जो पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख रुपए, मतलब डज नॉट एक्सीड 50 लाख, 50 लाख से 10 करोड़ तक मेरा रहना चाहिए पेड अप कैपिटल, इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। कम से कम 50 लाख होना चाहिए और 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो मेरा टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, लिस्टेड कंपनी के अंदर एक्चुअली बहुत सारा सेगमेंट है। हम लिस्टेड कंपनी के अंदर स्मॉल कंपनी के बारे में बता रहे हैं। स्मॉल कंपनी जब लिस्टेड होना चाहता है तो वो क्या कर, कितना होना चाहिए। एक स्मॉल कंपनी स्मॉल कब कहलाता है, जब कम से कम उसका 50 लाख का होना चाहिए, क्योंकि रजिस्टर होने के लिए कम से कम 50 लाख चाहिए। पर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसका पेड अप शेयर कैपिटल। अगर उसका शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो स्मॉल कंपनी नहीं रह जाएगा। स्मॉल कंपनी रहने के लिए 10 करोड़ तक ही उसका कैपिटल रहना चाहिए। और जो उसका टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब तक वो स्मॉल कंपनी कहलाएगा। ठीक है। और ठीक है, उसके बाद हम लोगों को बोल रहा है, अच्छा यहां तक हो गया। अब 12th नंबर में हम लोग को बोल रहा है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी हम लोग को पता है, प्राइवेट कंपनी उन कंपनीज को कहते हैं जो अपना शेयर्स मार्केट में पब्लिकली नहीं बेच सकता। मतलब हम तुम जाके उस कंपनी का शेयर नहीं खरीद सकते, सिर्फ उसके अंदर जो काम करते हैं या उससे रिलेटेड लोग हैं, एसोसिएटेड लोग हैं, वही उसका शेयर्स खरीद सकते हैं। जैसे कि उसी कंपनी का एम्प्लॉय, उसी कंपनी का डायरेक्टर, उसी कंपनी का प्रोमोटर, उसी के कंपनी का सीईओ, यही लोग सिर्फ शेयर्स उस कंपनी का खरीद सकता है, जो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं रहता है। जी उसी को प्राइवेट कंपनी कहते हैं, जिसका शेयर्स प्राइवेटली परचेज और सेल होता है, जिसका शेयर पब्लिकली परचेज और सेल नहीं होता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्राइवेट कंपनी।
प्राइवेट कंपनी का जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होता है वो अब कैसे, अच्छा, जो प्राइवेट कंपनी होता है उसमें रिस्ट्रिक्शन होता है, रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रांसफर द शेयर्स। ऐसे ही रैंडमली किसी को बेच नहीं सकते। सोचो, हम एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं, हम उस कंपनी का शेयर्स खरीद लिए, तो हम तो खरीद ही सकते हैं, वो प्राइवेट कंपनी है। अब हम बोले हम किसी को भी बेच सकते हैं, हम जाके ईशा को बेच देंगे, पर ईशा उस कंपनी की कुछ भी नहीं है, मेरी फ्रेंड है, तो हम जाके ईशा को नहीं बेच सकते, वहां रिस्ट्रिक्शन है, रुकावट है। ऐसे ही हम किसी को भी नहीं बेच सकते। हाँ, तो यहां तक हम लोग का कंपनी का ये खत्म हो गया। अब प्राइवेट कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? प्राइवेट कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक मतलब फीचर्स कैसा होता है, क्या चीज एक कंपनी को प्राइवेट कंपनी बनाता है? सबसे पहला बात है मेंबर्स। इसमें जो मेंबर्स होते हैं मतलब शेयर होल्डर्स होते हैं, वो मिनिमम 2 चाहिए और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। 200 से ज्यादा शेयर होल्डर नहीं बना सकते। दूसरा, लिमिटेड लाइबिलिटी होता है यहाँ पे, जिसने जितना शेयर्स खरीदा है उसका उतना ही लाइबिलिटी है, उससे ज्यादा नहीं। तीसरा क्या है? परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन होता है, एक एक शेयर होल्डर के मर जाने से बिजनेस बंद नहीं होगा, कंटिन्यूटी रहेगा। एक दो मेंबर मर जाएगा, 4-5 मेंबर भी मर जाएगा तो बिजनेस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या है? नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? तो एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, और हाँ, इसमें कम से कम मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? पेड अप कैपिटल का इसमें कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है, नो मिनिमम लिमिट। कितने रुपए से भी एक प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट किया जा सकता है, इसके लिए कोई ये होना जरूरी नहीं है। अब प्रोस्पेक्टस, इसका भी प्रोस्पेक्टस होना चाहिए। प्रोस्पेक्टस मतलब एक बुक जैसा, जिसमें सारा बात लिखा हुआ है कंपनी के बारे में, डिटेल डिटेल लिखा हुआ है कंपनी के बारे में। फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का क्लियर रहना चाहिए, कब बिजनेस स्टार्ट हुआ है, कमेंसमेंट कब हुआ है, ये भी क्लियर रहना चाहिए। कमेंसमेंट करते टाइम आरओसी में रजिस्टर कर देना पड़ेगा, मतलब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, इसमें जाके अपने आप को रजिस्टर करके आना पड़ेगा, इसको आरओसी कहते हैं। अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आरओसी को इन्फॉर्म करना होगा कि हम पूरा स्टार्ट कर रहे हैं। आरओसी जब ग्रीन सिग्नल देगा कि ठीक है आप एकदम ओके हो, आपका सारा चीज ओके है, तो ही आप प्रोसीड कर सकते हो। और प्राइवेट लिमिटेड को अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ता है, ऐसे उसको अपने नाम के, अगर ए कंपनी है तो ए कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे उसको लिखना पड़ेगा। या तो शॉर्ट में पीवीटी एलटीडी भी लिख सकता है, पर लगाना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन जो है कैसे स्टार्ट होता है ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।